नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। सिंधु सभ्यता की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में माल, कच्चा माल कहाँ से आता था या लेन देन कैसे होता था। हड़प्पा से दूसरी सभ्यताओं तक माल कैसे पहुंचा या उन सभ्यताओं से हड़प्पा तक माल कैसे पहुंचा। बेसिकली व्यापार कैसे होता था। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। नागेश्वर और बालाकोट से शंख आसानी से मिलता था। नागेश्वर और बालाकोट समुद्र के समीप है, वहां से शंख आसानी से मिलता था। वहां बस्तियां स्थापित की गई। अब जो चीज जहाँ पे मिलता है वहां पे लोगों को लाने के लिए मेन काम क्या करना पड़ता है, वहां बस्तियां स्थापित की गई सो दैट वहां से हम उस चीज का उत्पादन कर सकें जो हमें जरूरत है। तो वहां शंख का उत्पादन करने के लिए वहां बस्तियां स्थापित की गई। कहाँ पे? नागेश्वर और बालाकोट में। सुदूर अफगानिस्तान में सोरथुघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट था। अफगानिस्तान में एक सोरथुघई करके जगह है, वहां पे नहरों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, नहरों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं और वहां पे लाजवर्द मणि करके नीला पत्थर था, वो वहां पाया जाता था। वहां पे भी बस्तियां स्थापित की गई। लोथल, जो कार्निलियन, गुजरात में भड़ोच कार्निलियन पत्थर मिलता है गुजरात में भड़ोच में, वो लोथल सभ्यता के अंदर आता था। सेलखड़ी का पत्थर दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से आता था और धातु कहां से आती थी? राजस्थान से आती थी, के स्रोतों के निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए, अलग अलग जगह बता रहा हूँ, राजस्थान के जो खेतड़ी है वो खेतड़ी अंचल तांबे के लिए तांबा वहां से आता था। दक्षिण भारत में सोने के लिए सोना वहां से आता था। अब इन सारी जगहों पे, अब ये दूर दूर हैं, राजस्थान के खेतड़ी अंचल के लिए और दक्षिण भारत से अगर सोना लेना है तो सोना लेने आप किसी लोकल जगह में जा रहे हो, ऐसे नहीं जाओगे और खुदाई कर लोगे, तो आप तो उसके एरिया की संप्रभुता जो है उसमें अपना हस्तक्षेप कर रहे हो, वो गलत चीज होती है। तो आपको एक दूसरे एरिया में जाना है तो वहां पे जाके पहले अपनी गुडविल बनानी पड़ेगी। आपसी बातचीत, भाईचारा, व्यवहार जो होता है, व्यापार का जो व्यवहार होता है वो अच्छा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अभियान भेजे जाते थे। खेतड़ी अंचल में तांबे के लिए अभियान भेजा गया। दक्षिण भारत में सोने के लिए व्यवहार बनाया गया, उसके लिए अभियान भेजा गया। इन अभियानों के साथ स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। उन स्थानीय समुदाय थे, उनसे संपर्क स्थापित किया जाता था। तो दक्षिण भारत में मैक्सिमम समुदाय आदिवासी थे। आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हिंसक हैं वो। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाले हड़प्पा कालीन पुरावस्तु संपर्कों के संकेतक हैं। अब इन इलाकों में का जब खुदाई होती है, आज भी ये खुदाई होती है, तो हड़प्पा कालीन पुरानी वस्तुएं मिलती हैं। तो उससे प्रूफ होता है कि हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो संपर्क था वो दक्षिण भारत से था। खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। जो राजस्थान का खेतड़ी है ना, राजस्थान का खेतड़ी जो मैंने अभी जस्ट बताया, तांबे के लिए जो फेमस है, तो उसको अलग संस्कृति का नाम दिया है। क्या दिया है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है पुरातत्वविदों ने। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदबांड हड़प्पाई मृदबांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि यहाँ से तांबा हड़प्पा भेजा जाता था। साक्ष्य है कि तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। आप सोचिए, ओमान दक्षिण पश्चिमी छोर है अरब का, वहां से लाया जाता था तांबा। अब बताता हूँ साक्ष्य क्या होंगे, वो मैं आगे बताऊंगा साक्ष्य कैसे हैं, क्या है। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। जो हड़प्पाई तांबा था ना, उनसे बनी वस्तुएं थी, उनमें निकल मिलाया जाता था। वही निकल ओमान में भी मिलाया जाता था। इसका मतलब है कि प्रत्यार्पण चलता था, व्यापार चलता था, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं और संपर्क की ओर भी। अब उद्भव हुआ दोनों का, सेम चीज मिलाई जा रही, सब कुछ मिलाई जा रहा है और एक दूसरे की पुरातन वस्तुएं एक दूसरे के पास पाई जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? संपर्क भी हुआ और व्यापार भी हुआ। एक विशिष्ट प्रकार का काला पात्र, एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान
जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, जिससे जो लिक्विड है वो बाहर नहीं बह सके, वो अंदर ही रहे। ओमानी स्थलों से मिला हुआ है। सोचिए, ऐसी मोटी परत तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती है। ये जो मोटी परत लगाई गई थी, काली परत, वो तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। लेकिन पुरातत्वविद ये नहीं जान पाए कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। ओमान से तांबे लेते थे, तांबे को लिया जाता था, और जो उस चीज वहां पे था उस पात्र में रखा जाए, ऑयली चीज जो बाहर ना निकल, जो तरल पदार्थ था वो बाहर रिसके ना निकल जाए, उसके लिए उसको ओमान में दिया जाता था, उसके बदले तांबे को दिया जाता था। 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का यूज किया गया। मगान किसके लिए? वो ओमान के लिए यूज किया हुआ है। मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता है, वहां पे जो बड़े बड़े पिरामिड्स ये सब थे ना, वो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर में आता है। तो उसको मगान जो थी संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त था। नामक छेद से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं, वहां से भी तांबा लिया गया है। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले। सोचिए कहां तक व्यापार था तांबा लेने के लिए। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बाट, पासे तथा मनके शामिल है। बाट, पासे, मनके शामिल हैं और मोहरे भी शामिल है। मोहरे मेन करती थी, जैसे हड़प्पाई मोहर में बैल की छाप है, नाव की छाप है और मोर की छाप है। ठीक है, अब एक व्यापारी यहाँ से लेके चलेगा, वो एक थैला बनाएगा, उस पर एक रस्सी बांध देगा और अपनी एक मोहर लगा देगा मिट्टी की। तो मिट्टी की मोहर ऐसी बनाएगा कि केवल वहीं से बन सकती है वो, और नहीं, और उसको छेड़ा गया तो वो टूट जाएगी। तो उसको उसी तरह से लेके जाया जाता था। तो वहां का जो ओमान का व्यापारी समझेगा, हाँ भाई इसको छेड़ा नहीं गया, नहीं तो ये टूट जाती। और उस पे पहचान भी होती थी कि ये जिस विक्रेता से उसे सामान खरीदना था उसी विक्रेता के पास से आया है। तो ये भी उस मोहर में अंकित रहता था। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, मेसोपोटामिया का एक लेख है दिलमुन, संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुआ किसे बोलते हैं? अपने भारत को। जो हड़प्पा भारत के लिए प्रयुक्त शब्द है, मेलुआ बोला जाता है हमें। एक मेलुआ लिखी भी हुई है किताब, उसमें शिव जी के बारे में पूरा है। से संपर्क, अमीश जी ने लिखी है वो किताब। से संपर्क की जानकारी मिलती है। मेलुआ से प्राप्त निम्न उत्पादों का उल्लेख करते हैं। कार्निलियन जो लोथल में था, लाजवर्दमणि जो अफगानिस्तान के सौरदुगई में था, जहां पे नहरों के साक्ष्य भी मिले थे, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। मेसोपोटामिया लेख बताता है, क्या बताता है सुनिएगा। तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। ये लिखा है उनमें। उसका मतलब ये है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। कई का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था, उस मोहर में बना हुआ है मोर, इसलिए शायद ये नाम उसे अपनी आवाज से मिला था। यह भी संभव है ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्री मार्ग से भी था। ये संभव ही है क्योंकि मोहरों में नाव के चित्र अंकित थे, मुद्रांकन किया गया था उनमें। मेसोपोटामिया के देश मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं। मोहरों पर भी जहाज का चित्रांकन मिलता है। आप देखते हैं मोहरे और मुद्रांकन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मोहरों का मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए, एक बार कल्पना कर लेते, वही जो मैंने आपको बताया था उदाहरण। सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले का अपने स्थान पर पहुंचने तक मुद्रा की छाप खराब ना हुई तो मतलब हुआ कि थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इससे भेजने वाले की पहचान का भी पता चलता है। समझे आप? मतलब उसने क्या किया, थैला लिया, उस पर रस्सी बांधी और गीली मिट्टी से, अब जैसे मैंने आपको भेजा, मैंने क्या किया, एक थैला लिया और रस्सी बांधी और एक गीली मिट्टी उस पर लगा के, अब मेरे पास जो मेरी मुहर है वो किसी के पास नहीं है, वो मुहर मैंने लगा दी, क्योंकि उसमें नीचे मैं विक्रेता का जो गुप्त मार्ग होता था वो भी उसमें था कि मैं हूं, वो आप जान जाओ, पर आप हो, आपकी जो मुहर उसमें छप के आएगी, या आप कुछ भेजोगे तो आपकी मुहर होगी स्पेशल की आप बेच रहे हो।
तो उसमें मैं मुहर मार दूंगा, अपनी मुहर से उस गीली मिट्टी मार दूंगा, छप जाएगी, एक दो मुहर और मार दूंगा जो मेरी पहचान बताए, और वो वहां जाएगी। अब उसमें किसी ने उसको खोला रस्सी को तो टूट जाएगी, गीली मिट्टी है, खराब हो जाएगी, और वैसी मुहर वो ला भी नहीं पाएगा, इसलिए सामान भी सुरक्षित वहां पहुंच जाता था। ये मतलब है। अब एक रहस्यमयी लिपि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता था। जानवर का चित्र अनपढ़ लोगों को इसका सांकेतिक अर्थ बताता था। अब हो सकता है बहुत सारे लोग अनपढ़ हों, ठीक है, वो नहीं जान पाते थे कि ये किस देश का है। अभी भारत से कोई चीज गई है तो उसमें एक सींग वाला हिरन टाइप का होता था, उसको एक सींग वाला होता, पवित्र जानवर बोलते थे। आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, जो ऋतिक रोशन को सपने में एक जानवर आता है ना, उसकी एक सींग होती है, वैसा ही अगर लगा हुआ है तो हाँ ये तो यार बेलुआ का सामान है, ऐसा कुछ करके। जानवर का चित्र अनपढ़ लोगों को इसका सांकेतिक अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख छोटे हैं, सबसे लंबे में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, हम आज तक इसको पढ़ नहीं सके हैं, इसमें 26 चिन्ह ही हैं। पर निश्चित रूप से ये वर्णमाला नहीं थी, वर्णमाला नहीं थी इसमें जो था लिखावट थी उसमें वर्णमाला नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा एक व्यंजन को दर्शाता है और इसमें चिन्हों की संख्या कई अधिक है। चिन्ह जो है वो 375 से 400 के बीच है। दाई से बाई लिखी जाती थी। क्यों लिखी, कैसे पता लगा कि दाई से बाई लिखी जाती थी? क्योंकि कुछ मोहरों पर दाई और चौड़ा अंतराल है, जहां से लिखना शुरू किया वहां चौड़ा अंतराल है और जहां खत्म किया वहां छोटा अंतराल है, इसलिए पता चलता है कि दाई से बाई लिखी जाती थी मोहरों पर। मोहरे तांबे के औजार, मर्तबानों के अवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़ें और यहाँ तक कि प्राचीन सूचना पट पर लिखावट मिलती है। इससे क्या पता चला कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, व्यापकता थी। जो वस्तुएं एक और चीज हो सकती है, जो वस्तुएं टूट गई हों या प्रयोग के बाद टूटती हों, उन पर भी लिखा गया हो, मतलब व्यापक रूप से लिखाई चलती थी। तो इसका मतलब है लिखाई कब चलती थी? लोग पढ़े लिखे होंगे, उस चीज को समझते होंगे तो लिखा जाता होगा। जरूरी नहीं इतनी मिली तो इन्हीं चीजों पे होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो टूट गई हो। लकड़ी पे लिखा होगा, लकड़ी की लाइफ क्या है? दीमक लगी खत्म, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया खत्म, उसकी लिखाई खत्म। तो बस वही वाला सीन है, हर चीज पे लिखाई मैक्सिमम होती थी, मतलब साक्षरता थी, वो भी व्यापक रूप से। अब थोड़ा बाट के बारे में जान लेते हैं। लेन देन बाटों की एक परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरीके के निशान से रहित घनाकार होते थे। इनके निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए करते थे। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। सोचिए कितनी विकसित सभ्यता थी, सब कुछ था, सारा मैनेजमेंट था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम देखेंगे प्राचीन सत्ता के बारे में, जानेंगे कि इतना सब कुछ, इतना आप सोच सकते हैं कितना कुछ है इस सभ्यता में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। सब कुछ एकदम से सुनियोजित तरीके से बिल्कुल क्रियान्वित कैसे किया गया, मतलब चबूतरे बने, व्यापार है, लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, लिख भी रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, सोना भी, तांबे, निकिल सबके बारे में जानकारी है। खेत जोतना आता है, पेड़ उगाना आता है, जो चावल गेहूं सब उगाना आता है, जानवरों को पालना आता है, व्यापार करना आता है, नाव चलाना आता है, नाव बनाना आता है, सब कुछ आता है। ऐसी विकसित सभ्यता थी, उसको कोई शासक शासित कर रहा था, कोई ना कोई लीडरशिप हुई होगी जो इन सब चीजों को साथ में लेकर चल रही थी। तो उसके बारे में आगे जानेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर।